हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए फिजिक्स का पोर्शन कर रहे हैं। रीट का पोर्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक चल रहा है वो रीट में भी है, तो अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें प्रकाशिकी शुरू किया था। प्रकाशिकी में हमने कुछ बेसिक्स देख लिया था, दर्पण और लेंस के बारे में, प्रकाश के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। हम दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था आप लोगों को, कुछ बेसिक जो परिभाषाएं आप लोगों को पता होनी चाहिए वो बता दी थी मैंने। इसमें हमने चिन्ह परिपाटी कर ली थी। इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं, आज हम प्रतिबिंब निर्माण के नियम देखने वाले। स्टूडेंट देखो, आप लोगों के सिलेबस में मैंने देखा है सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ध्रुवण, ये सब दिया हुआ है, तो इनके लिए प्रतिबिंब निर्माण के नियम भी आप लोगों को आने चाहिए। देखो, ये वाले टॉपिक जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताए ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स है, ये आने चाहिए, तभी आगे के टॉपिक आप लोगों को समझ में आएंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम लिख लेना स्टूडेंट्स, इनको ये काम में आएंगे क्योंकि आप लोग वैसे भूल जाओगे इनको। देखो, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या है, तो नियम समझने से पहले दो पॉइंट आप लोगों को पहले समझने होंगे। देखो, दर्पण होता है, दर्पण पर प्रकाश किरणें आके आपतित होती है, इससे टकरा के परावर्तित होके जाएगी। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो आपतित किरणों की आवश्यकता होगी। आया समझ में मैंने क्या कहा? अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता हमें होगी। आया समझ में इतना? अब देखो, पहला पॉइंट तो ये लिख ही लेना इसको। दूसरा, जो आपतित किरणें होती है, जो किरणें आके आपतित हो रही हैं, जो आपतित किरणें होती है वो जहां मिलती है वहां पर बिंब बनाते हैं, अपन वस्तु को बनाते हैं जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। वो कहां होता है? आपतित किरणें जहां मिलती है उस जगह पे। और परावर्तित किरणें जहां मिलती है या अपवर्तन, लेंस में अपवर्तन होगा, अभी अपन दर्पण देख रहे हैं तो दर्पण से परावर्तित किरणें जहां मिलती है वहां पे प्रतिबिंब होगा। देखो, मैं एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे नियम बाद में बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने ये कोई दर्पण लिया, ठीक है। दर्पण को हमेशा चिन्ह परिपाटी के अनुसार बनाना है। मैंने बताया था कि ये मूल बिंदु होता है, ये +x, ये -x, और अपन दर्पण की जो चमकीली सतह है वो इधर -x की ओर ही रखेंगे हमेशा। मान लो मैंने ये वस्तु रखी, अब मुझे इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो मुझे कम से कम दो प्रकाश किरणें चाहिए। तो जैसे नियम के अकॉर्डिंग मैं एक प्रकाश किरण ऐसे ले लेता हूँ, मुख्य अक्ष के समानांतर, वो इससे परावर्तित होकर ऐसे जाएगी, ठीक है। मान लो एक प्रकाश किरण मैं ऐसे ले लेता हूँ, वो इससे परावर्तित होकर ऐसे जाएगी। अब ये ऐसे ही क्यों जा रही है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, वो मैं सिखाऊंगा कि ये एकदम सीधी क्यों जा रही है या इस तरीके से टकरा के इधर क्यों आ गई, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से टकरा के ये प्रकाश किरणें आ गई। तो देखो, ये दोनों किरणें कौन सी है? ये दर्पण पे जाके आपतित हो रही है, ये और ये आपतित किरणें हैं दोनों, यहाँ पे आके आपतित हो रही है। अब देखो, आपतित किरणें कहाँ मिल रही है? अगर इनको अपन पीछे बढ़ा रहे हैं तो इस जगह पे मिल रही है। आपतित किरणें यहाँ मिल रही है, तो जहां पे आपतित किरणें होती है, मिलती है, जहां पे आपतित किरणें मिलती है वहां पे ऑब्जेक्ट होता है हमेशा। कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रहेगा, वस्तु होती है, बिंब होता है। ये प्रकाश किरण इधर जाके आपतित होती है, इससे परावर्तित होके इधर आ गई। ये प्रकाश किरण इधर जाके आपतित होती है और इससे परावर्तित होके इधर आ गई। तो ये दोनों कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें। दोनों कौन सी है? परावर्तित किरणें। देखो, दोनों कहां मिल रही है? इस जगह पे मिल रही है दोनों, तो इस जगह पे क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो ये उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, जो भी होगा वो अपने आप बन जाएगा। आया समझ में? तो सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, प्रतिबिंब निर्माण के नियमों में दो तीन बातें ध्यान रखनी है। नियम पढ़ने से पहले, नियम तो अभी बाकी है, नियम पढ़ने से पहले क्या ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, लिख लेना इनको, यहीं चित्र के पास में लिख लेना, आपतित किरणें जहां मिलती है वहां बिंब होता है, वस्तु होती है। परावर्तित किरणें जहां मिलती है वहां पर हमेशा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब नियम देखो, नियम क्या है।
तो इसका पहला नियम क्या है स्टूडेंट्स? पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है, आप लोग लिख लेना, नहीं तो टाइम लगेगा थोड़ा, मैं जल्दी इसको, नहीं तो अपनी यूनिट नहीं होगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखो पहला नियम क्या है, मैं चित्र से ही समझा रहा हूं, आप लोग इसको लैंग्वेज में लिख लेना। पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है। देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूं, मान लो ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है बताओ? अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। यहां पर देखो ये गोला ऐसे बनेगा, कुछ ये ऐसे गोला बनेगा, तो गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है, तो ये तो वक्रता केंद्र हो गया C। ये बिंदु कौन सा होता है? ध्रुव बिंदु P। कल वाली क्लास में बताया था मैंने। इन दोनों के बीच में कौन होता है? फोकस बिंदु होता है F, ठीक है ना। अब देखो मान लो यहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष इस वाली लाइन को बोलते हैं, अरे इस लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं, तो इसके पैरेलल से अगर कोई लाइन, कोई प्रकाश किरण आके आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद में हमेशा वो कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी स्टूडेंट्स? फोकस बिंदु से, याद रखना। आया समझ में इतना? यही पहला नियम है अपना, प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम है। सुन लो फिर से, प्रतिबिंब निर्माण का दर्पण के लिए है, ये दर्पण से है। दर्पण के लिए क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। हमेशा ऐसे ही बनाओगे इसको, ठीक है। देखो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ऐसे है कि मान लो ये दर्पण है, ये क्या है स्टूडेंट्स? दर्पण है, और ये क्या हो गया? इसका मुख्य फोकस, ठीक है। तो बताओ ये वाला बिंदु कौन सा होगा? ध्रुव बिंदु। इसका अगर वृत्त बनाएंगे तो यहां पर वक्रता केंद्र आएगा और यहां पर आएगा फोकस बिंदु। आया समझ में इतना? ये फोकस बिंदु को मैं ऊपर बना देता हूं, ये आ गया फोकस बिंदु, ठीक है। अब देखो पहला नियम तो हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण के लिए। मान लो कोई प्रकाश किरण जो है वो फोकस बिंदु से आके ही आपतित होती है। कहां से आ रही है? फोकस बिंदु से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। कहने का मतलब समानांतर आ रही है तो फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से आ रही है तो समानांतर। अब ध्यान रखना, आप लोग इन दोनों नियमों को, आप लोग ये मत सोचना कि सर ये आपने अवतल के लिए क्यों बताया, उत्तल के लिए भी बताओ। तो उत्तल के लिए भी आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही बनेगा। देखो उत्तल के लिए बना के बता देता हूं मैं। ये उत्तल लेंस हो गया, सॉरी उत्तल दर्पण हो गया। ये क्या होगी? इसकी मुख्य अक्ष होगा, यहां पर P बिंदु हो गया। अब बताओ इसका वृत्त तो ऐसे बनेगा ना, इधर इधर बनेगा। तो मैंने क्या समझाया था कि इस वृत्त का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र होता है, तो ये वक्रता केंद्र हो गया मान लो C, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कौन होता है? फोकस बिंदु होता है F, ठीक है। अब देखो पहला वाला नियम कैसे बनेगा इसके लिए? मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरण, देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश किरण। आया समझ में? अब देखो ये दर्पण को क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहां पर चमकीली सतह है, इससे टकरा के इधर वापस से आएगी। लेकिन अपना नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जानी चाहिए। अब बताओ फोकस तो इधर रह गया, फिर कैसे जाएगी? तो इसे क्या करेंगे अपन? ऐसे डैश डैश करके बताएंगे। बना दिया ऐसे। अब देखो प्रकाश किरण इधर नहीं जाएगी, एक्चुअल में दर्पण से टकरा के परावर्तित होगी, तो ये इस तरफ परावर्तित होती है, इस तरफ परावर्तित होगी। प्रकाश किरण जो है वो टकरा के इस तरफ जाएगी। अब देखो ये फोकस बिंदु से जा नहीं रही, लेकिन इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ये फोकस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये नियम ऐसे बनेगा, किसके लिए? उत्तल के लिए। इसको भी बना के देखो, तो इसको भी देख लो। जैसे समझ में आ गया होगा? ये तो हो गया कौन सा? उत्तल दर्पण हो गया। इसका इधर हो जाएगा वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव बिंदु, और ये हो गया फोकस बिंदु। सही है स्टूडेंट्स? अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण, फोकस बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अब देखो प्रकाश किरण इधर से आएगी, हमेशा इधर से नहीं लेके आनी, क्योंकि इधर वाली प्रकाश किरण का कुछ नहीं हो सकता, इधर तो पॉलिश हो रखी है, इधर से आएगी हमेशा प्रकाश किरण। अब फोकस बिंदु से कैसे आए, तो फोकस बिंदु से देखो ऐसे आएगी, ये इस तरीके से आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस प्रकाश किरण को अगर आगे ऐसे डैश डैश करके बढ़ाऊं, इसका पथ बनाऊं, तो ये फोकस बिंदु से जाती हुई हमें प्रतीत हो रही है, ठीक है। लेकिन दर्पण को पार करके तो जाएगी नहीं, दर्पण से परावर्तित होकर आएगी, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर होकर आएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर फोकस बिंदु से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है, या देखो इसमें तो आ रही है, इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस कंडीशन में परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। तो ये प्रतिबिंब निर्माण का दो नियम हो गए। नियम आप लोग एक बार देख लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। नियम ऐसा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, पहला नियम। दूसरा नियम, मुख्य फोकस बिंदु से आती हुई प्रकाश किरण या आती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यह आप लोग वीडियो को पॉज कर करके जो लैंग्वेज मैंने लिखी है, बोली है, वो लिख लेना, या आप लोगों को समझ में आए उस हिसाब से लिख लेना। एक बार ये चित्र बनाओ फटाफट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम ऐसा है, मान लो ये दर्पण है, देखो स्टूडेंट नियम इसलिए आने चाहिए आप लोगों को, नियम मैं पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पढ़ेंगे तब ये पता होना चाहिए हमें पहले से। उस समय अगर मैं आप लोगों को बीच में बताऊंगा तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं ये। देखो तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट ध्रुव पे आके आपतित होती है, डायरेक्ट ध्रुव बिंदु पर आके आपतित होती है, तो जिस तरीके से आई है उसी तरीके से इधर से गुजर जाएगी, मतलब सममित स्थिति, मतलब जैसी डिजाइन यहां बन रही है सेम वैसी की वैसी इधर बनेगी। इस तरीके से आई और चली गई, सेम जैसे जितना ऊपर इधर है उतना ही नीचे इधर बनेगी, ठीक है। तो ये तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव बिंदु पे आके आपतित होती है, ध्रुव बिंदु पे आके आपतित होती है, तो वह सममित स्थिति बनाते हुए परावर्तित हो जाती है, ठीक है। ये तीसरा नियम हो गया। इसमें भी ऐसे ही होगा, देखो यही बना देता हूं कि अगर प्रकाश किरण ऐसे आएगी, इससे ध्रुव से टकरा के इधर आ जाएगी। आया समझ में? वैसे ही बना लेना इसको भी। नेक्स्ट चौथा नियम देखो, ये मान लो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, और ये फोकस बिंदु F, और ये ध्रुव बिंदु P। अब अगला नियम देखो, अगला नियम क्या है। अगर मान लो प्रकाश किरण C से आते हुए आपतित होती है, ऐसे, ठीक है। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई आपतित होती है, तो जिस मार्ग पर ये आई है परावर्तित होके उसी मार्ग पर वापस से लौट जाएगी। बस यही नियम है, 4 नियम है, आसान से आप लोग देख लेना, बहुत आसान है, याद हो जाएंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस से आ रही है तो समानांतर, ध्रुव पे आ रही है तो सममित स्थिति बनाती हुई जाएगी, और वक्रता केंद्र पर आ रही है तो उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ये दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम है। अब देखो मैं आप लोगों को एक प्रतिबिंब बना के बताता हूं, आप लोग फिर प्रैक्टिस करते रहना इसकी, ठीक है। देखो ये मान लो मैंने ले लिया एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस बिंदु, और ये है बताओ ध्रुव बिंदु, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान लो मैंने बिंब को रखा है कहां पे, ये बिंब को रखा है C और F के बीच में, ठीक है ना। आप लोगों को मान लो एग्जाम में यही पूछ ले कि यदि दर्पण में बिंब ऑब्जेक्ट
सी व एफ के मध्य होता है, वक्रता केंद्र व फोकस दूरी के मध्य होता है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? आप लोग ये मत इसको ये नहीं कह सकते कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में ऐसे ही चित्र बनाने पड़ते हैं, हमें ऐसे ही चित्र बनाने पड़ते हैं, तो ऐसे पूछा जा सकता है, उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोला जा सकता। तो आप लोगों को बना के बताना पड़ेगा, या तो याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, या आप लोगों को बना के देखना पड़ेगा। देखो नियम के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, पूछा है वो बना दिया कि अवतल दर्पण लिया मैंने एक, और एक बिंब बना दिया सी और एफ के बीच में जो पूछा था। अब ये कहा है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखो मैं मुख्य अक्ष के समानांतर मुझे 2 प्रकाश किरणें लेनी है, इसका प्रतिबिंब बनाना है तो 2 प्रकाश किरणें लेनी है, वो दोनों प्रकाश किरणें इन नियमों के अकॉर्डिंग लूंगा मैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर, बताओ मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण किधर से जाती है? फोकस से जाती है। ये वाला नियम हो गया। दूसरा नियम बताओ, आप लोग कोई भी ले लो, दूसरा नियम मैं ले लेता हूं, या तो एफ वाला ले लो या पी वाला ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है ना। मैं एफ का ले लेता हूं, एफ वाला ले लेता हूं कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आती हुई आपतित होती है, कहां से? फोकस बिंदु से, तो बताओ कहां से जाएगी ये परावर्तन के पश्चात फोकस से आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। थोड़ा सा ठीक है, अगर इसको इधर बढ़ाऊं तो मैं इधर आएगी। तो बताओ परावर्तित किरण, देखो एक तो ये है, एक ये परावर्तित किरणें, ये जहां पर मिलेगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, तो प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा, सी और अनंत के, इधर अनंत मान लेते हैं, तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। मान लो पूछ सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा दिखने में, तो ये बिंब की तुलना में देखो बड़ा बन रहा है, ठीक है, बिंब की तुलना में उल्टा बन रहा है, और बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है स्टूडेंट्स? वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो एक पॉइंट आप लोगों को अक्सर कंफ्यूज करता होगा कि सर वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसे हम पर्दे पर बना सके, जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सके, उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और जिसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता वो आभासी होता है। जैसे आप शीशे के अंदर, कांच के अंदर आप लोग अपनी शक्ल देखते हो, ठीक है ना, कांच के अंदर जब अपने आप को देखते हो तो जो उसके अंदर प्रतिबिंब बनता है, उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। क्यों? क्योंकि अगर उस प्रतिबिंब को आप लोग दीवार पे बनाना चाहो तो नहीं बनेगा। आया समझ में इतना? उसको दीवार पर नहीं बना सकते, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब तो वो हो गया। अब वास्तविक कैसा होता है, तो वास्तविक में आप लोगों को अगली क्लास में बना के बताऊंगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आप लोगों को एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में, आज तो मैं वो सामान नहीं लेके आया। तो ये प्रतिबिंब निर्माण के नियम हो गए स्टूडेंट्स, यहीं पे देख लेना। एक आप लोगों को दर्पण सूत्र पता होगा, क्या होगा? दर्पण सूत्र, ठीक है। बताओ देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स। जो दर्पण सूत्र होता है वो मैं लिख देता हूं, ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है, लिख लेना, इसको काम में आएगा। डेरिवेशन आप लोगों के काम का नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब देखो ये जरूर ध्यान रखना कि एफ, वी और यू क्या है इसमें, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। ये है दर्पण सूत्र। देखो एफ तो क्या है, तो ध्रुव बिंदु से, ये ध्रुव बिंदु है, इस ध्रुव बिंदु से फोकस बिंदु तक की जो दूरी है, इस दूरी को अपन क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। वी क्या है? वी है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब है अपना, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये आई इमेज हो गया। तो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव बिंदु से ये वी कहलाती है। और यू क्या होता है यहाँ पे? यू क्या है? ये बिंब की दूरी, कहां से? पी से, पी से बिंब की दूरी, ये कहलाती है यू। आया समझ में? और वैसे भी अगर आप लोग सी की दूरी देखो, सी की दूरी देखो पी से, तो ये वाली जो दूरी है स्टूडेंट्स, इसको अपन आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या होती है सी से लेके पी तक की दूरी। सी से, इस पी से ओ तक की दूरी, पी से ओ तक की दूरी, ओ तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई। ऑब्जेक्ट की दूरी को यू से दर्शाते हैं। पी से आई की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी को वी से दर्शाते हैं। पी से एफ तक की दूरी को एफ, फोकस दूरी दर्शाते हैं अपन। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो एक सूत्र तो ये हो गया। देखो एक और महत्वपूर्ण सूत्र बताता हूं मैं आप लोगों को
जो शायद आप लोगों को एग्जाम में ऐसे मान लो बहुत जल्दी क्वेश्चन हल करवा दे, पता नहीं क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो वो भी लिख लो आप लोग। एक होता है स्टूडेंट्स न्यूटन सूत्र, इसका न्यूटन सूत्र शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। न्यूटन सूत्र, न्यूटन सूत्र देखो क्या है, न्यूटन सूत्र है x1 x2 बराबर f²। ये न्यूटन सूत्र है, x1 x2 इक्वल में f²। तो f तो समझ गए होगे कि फोकस दूरी है। अब x1 x2 क्या है, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं x1 x2 क्या है। यहां पे ये जो फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से बिंब की दूरी, फोकस बिंदु से इस फोकस से बिंब की दूरी तो है x1, ठीक है ना। चित्र में बना लेना ये सही से, मैं क्या क्या बोल रहा हूं, फोकस बिंदु से बिंब की दूरी को लिखा हमने x1, फोकस बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी को हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, x2। क्या लिखा है, x2। थोड़ी अगर बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पे तो थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, दिख जाएगा ये आसानी से। तो f से बिंब की दूरी x1, f से प्रतिबिंब की दूरी x2। अगर ये दे रखा है तो डायरेक्ट फोकस दूरी अपन निकाल सकते हैं, x1 x2 बराबर f²। इसको न्यूटन सूत्र कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो टॉपिक है दर्पण के लिए था। दर्पण का यहां तक अगर आप लोगों को पता रहेगा तो दर्पण में कहीं पे भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसको फटाफट आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, अपन आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स एक सूत्र और लिख लो यहीं पे, वो भी काम में आ जाएगा आप लोगों को, वो भी लिख लो साथ साथ। एक सूत्र होता है इसका आवर्धन का सूत्र, आवर्धन, इसको m से दर्शाते हैं। किसको, आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है, m से। ये भी लिख लो। देखो आवर्धन कन्फर्म, कई सूत्र होते हैं आवर्धन के, लेकिन एक चीज इनमें कॉमन मिलेगी। क्या कॉमन मिलेगी, आवर्धन हमेशा प्रतिबिंब की स्थिति बटे बिंब की स्थिति होती है। हमेशा क्या होती है, प्रतिबिंब बटे बिंब होता है हमेशा, ये प्रतिबिंब बटे बिंब, ठीक है। हमेशा आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब बटे बिंब होगा। कैसे, देखो अगर मान लो आप लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात कर रहे हो, अगर इनकी इस ऊंचाई की बात कर रहे हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ठीक है, ऐसे सूत्र बन जाएगा। मान लो पी से दूरी की बात कर रहे हो तो प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी, ये हो जाएगा। अगर मान लो कोण की बात कर रहे हो तो प्रतिबिंब का कोण बटे बिंब का कोण, बस ये हो जाएगा। हमेशा यही बनेगा आवर्धन। जैसे मैं आवर्धन लिखूं m बराबर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बनेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई ये मान लेता हूं मैं, इसको h डैश लिख लेता हूं, तो h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई h। अब आप लोग चाहो तो देखो चिन्ह परिपाटी यूज में ले लो। बताओ ये h डैश ये नीचे की ओर है क्या, बताओ नीचे की ओर क्या आएगा, इधर ऊपर की ओर होता है प्लस y और नीचे की ओर क्या होता है माइनस y। तो ये माइनस की ओर है, माइनस की ओर है तो h डैश किस में आएगा, माइनस में आएगा। h बिंब की ऊंचाई, देखो प्रतिबिंब बटे बिंब, तो फिर बिंब लेना आगे, तो बिंब की ऊंचाई किधर है, प्लस y की ओर है, प्लस y की ओर है तो ये प्लस का आएगा, ठीक है। चाहो तो एक दूसरा सूत्र भी लिख सकते हो इसके साथ साथ ही। क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब बटे बिंब, तो दूरियां ले लो आप लोग, प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। बताओ p से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v है, तो v ले लेंगे। बताओ प्लस का आएगा या माइनस का, इधर होता है माइनस x, इधर होता है प्लस x। तो p से i की दूरी माइनस की ओर v है, माइनस की v आएगी, क्यों, माइनस की ओर है ना। अब देखो बिंब की दूरी, बिंब ये है अपना ऑब्जेक्ट ये है, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या लिखा अपन ने, u। ये वाली दूरी को क्या लिखा है, u लिखा है। अब u लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन u प्लस का आएगा या माइनस का, तो देखो u भी इसी तरफ है। अरे p से u तक की दूरी देखोगे, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी देखोगे तो वो भी इसी तरफ आएगा, तो ये भी माइनस में आएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये वाला जो सूत्र लिखा होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे लिखा होता है, m बराबर, इस माइनस को इधर पहुंचा देता हूं मैं, इस माइनस को इस साइड में पहुंचा देता हूं, तो h डैश अपॉन h बराबर माइनस v अपॉन u। ये आप लोगों को सूत्र देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है इसको मैं मिटा ही देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये सूत्र भी लिख लेना किसका, आवर्तन का, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप लोगों को लेंस भी समझाना है आज ही। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, अपनी संडे को कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो कल आप लोग रिवाइज कर लेना, कल जो है आप लोग रिवीजन कर लेना।
अपनी कल की कोई क्लास नहीं होगी, अगली क्लास अपने मंडे को होगी। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब बात करते हैं देखो स्टूडेंट्स लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? मैंने आप लोगों को कहा था कि दर्पण से परावर्तन होता है, लेंस से अपवर्तन होता है। क्योंकि लेंस से प्रकाश आर पार निकलता है, ठीक है। लेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वही 2 प्रकार के लेंस हैं। कौन कौन से? एक तो है स्टूडेंट्स उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। दूसरा कौन सा है? अवतल लेंस। अवतल लेंस आया समझ में स्टूडेंट्स? एक तो है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। अब अगर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश की कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर इंग्लिश में भी इसकी टर्म्स ले लिया करो, तो मैं बता देता हूँ। उत्तल लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस जो होता है वो कॉनकेव होता है। कॉनकेव लेंस इसे कहा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। इनके एक नाम और भी है। उत्तल लेंस को बोलते हैं स्टूडेंट्स अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। कई बार ये भी शब्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, ठीक है। तो ये हिंदी के एक और नाम भी है इनके। अब देखो कैसा होता है उत्तल लेंस। अगर इस तरीके से 2 सतह होती है, इसमें दोनों सतह अगर बाहर निकली हुई है या एक सतह भी कम से कम बाहर निकली हुई है तो उसको हम उत्तल लेंस कहेंगे। अगर दोनों सतह अंदर दबी हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। देखो मैं बताता हूं उत्तल लेंस कैसा कैसा हो सकता है। उत्तल लेंस अगर आप लोग यही बना देता हूं, उत्तल लेंस कैसा कैसा हो सकता है? या तो इस तरीके से हो, ये उत्तल लेंस है, या फिर एक सतह फ्लैट हो और एक सतह इस तरीके से हो, तो ये भी उत्तल लेंस होता है। एक सीधी हो और एक वक्रित हो, मतलब लेंस वो होता है जिसकी कम से कम एक सतह वक्रित होनी चाहिए, उसी को हम लेंस कहेंगे। ये तो हो गया कौन सा? उत्तल लेंस। अब देखो अवतल लेंस क्या होता है? इसमें दोनों सतह अंदर दबी हुई होती है, इस तरीके से बनता है ये अवतल लेंस। या फिर एक सीधी और एक वक्रित ऐसे हो सकती है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। तो ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हो, वो लेंस जो किनारों पर से पतला हो और बीच में से मोटा हो, किनारों पर पतला बीच में से मोटा, उत्तल लेंस कहलाता है। और वो लेंस जो किनारों पर से मोटा हो और बीच में से पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे दर्पण में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, वही पॉइंट्स यहां पर भी है। देखो कौन से पॉइंट्स है, तो ध्यान से समझना। मैं लेंस बना रहा हूं, मान लो ये लेंस है, बताओ कौन सा है स्टूडेंट्स? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस है तो ध्यान रखना। देखो कौन कौन से पॉइंट, ये तो मुख्य अक्ष हो गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। इस लेंस में ये जो बीच वाला बिंदु होता है, दर्पण में इसे ध्रुव कहता है हमें, इसमें हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको ओ से दर्शाते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इसको प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? लेंस के बीच वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? प्रकाशिक केंद्र, याद रखना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर जैसे वृत्त बनाए थे मैंने दर्पण में, अगर वो वृत्त बनाऊं तो यार 2-2 बनेंगे। देखो एक तो इस वक्रता के लिए बनेगा, एक ऐसे वृत्त बनेगा, आया समझ में? एक इस वक्रता के लिए बनेगा, 2 वृत्त बन गए ऐसे, आया समझ में? तो 2 ही केंद्र बनेंगे इनके, केंद्र सी 2 केंद्र बनेंगे। इसको लिख देता हूं मैं C1, इसको क्या लिख देता हूं? C2। एक C1 हो गया, एक C2 हो गया, तो 2 केंद्र बन गए इसके। यानी कि लेंस में वक्रता केंद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक C1 हो गया, एक C2 हो गया। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। अब आप लोग कहोगे कि सर वक्रता केंद्र तो इधर भी है, तो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का बीच वाला बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। इसको प्रथम फोकस बोल देते हैं, इसको द्वितीय फोकस बोल देते हैं। तो यहां पर फोकस बिंदु भी कितने हो गए? 2-2 हो गए। इतना ध्यान रहेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग
अवतल के लिए बनाओ तो अवतल के लिए भी बना सकते हो स्टूडेंट्स। ऐसे ये तो बताओ मुख्य अक्ष हो गया, एक वृत्त बनेगा तो इधर बनेगा एक वृत्त ऐसे, एक इधर वृत्त बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगा। तो एक वक्रता केंद्र ये हो गया, एक वक्रता केंद्र ये हो गया। ध्यान रखना इसमें इधर वाले को प्रथम वक्रता केंद्र, इसको द्वितीय वक्रता केंद्र कहते हैं। ये बीच वाला बिंदु प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। सी और ओ के बीच फोकस बिंदु होता है, सी और ओ के बीच क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। तो इधर C1 लिखा है तो इसको F1 प्रथम फोकस रहेगा, ये द्वितीय फोकस रहेगा। आया समझ में? इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र द्वितीय वक्रता केंद्र, इसमें प्रथम वक्रता केंद्र द्वितीय वक्रता केंद्र। आया स्टूडेंट समझ में? अब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसकी लेंगे, इसकी लेंगे या इसकी लेंगे? वक्रता त्रिज्या किसकी ली जाती है? तो ध्यान रखना वक्रता त्रिज्या जो है वक्रित सतह के लिए ली जाती है। किसकी? वक्रित सतह। तो मैं बता दूं आप लोगों को स्टूडेंट्स, वक्रता त्रिज्या जो है वो हम C2 वाली लेंगे। अगर हमें केवल एक ही मान लिखना हो, देखो वैसे तो O से लेके C तक की दूरी R होती है, O से लेके C तक की दूरी क्या होती है, R, लेकिन यहां तो दो R आ गई, यहां इधर आ गया R1 और इधर क्या आ गया R2। हमें कौन सी लेनी है? तो हमें R2 लेके चलनी है। कौन सी लेके चलनी है? R2, दूसरे वाली लेके चलनी है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में। तो अगर वक्रता त्रिज्या लिखने को बोल दे हमें तो हम R2 द्वितीय वक्रता त्रिज्या काम में लेंगे। फोकस दूरी बोल दे तो देखो फोकस दूरी भी दो है इसमें, इधर है एक फोकस दूरी F1 और एक इधर है फोकस दूरी F2। तो फोकस दूरी अगर दोनों में से एक ही लिखने के लिए बोले, एक ही काम में लेनी हो, तो हम F2 काम में लेंगे। यानी इस F2 को मुख्य फोकस बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, इधर इस F2 को क्या बोलेंगे हम? मुख्य फोकस बोलेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, मेन फोकस यही होता है। मुख्य फोकस दूसरे वाला, कौन सा वाला? दूसरे वाला, ध्यान रखना। अब देखो कहा जाए कि फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे अपन। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, समझ गए होगे इतना? तो यहां पर ये फोकस दूरी रहेगी, यहां पर ये फोकस दूरी रहेगी। आया समझ में? दूसरे वाली। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को एक पॉइंट और समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक। तो देखो मैंने कहा कि ये वाली फोकस दूरी अपन काम में लेंगे, मुख्य फोकस वाली दूरी को। तो ध्यान रखना इसमें फोकस दूरी क्या होगी? देखो इधर होता है +x, इधर क्या होता है स्टूडेंट्स? -x। तो देखो ये वाली दूरी प्लस की ओर है, प्लस की ओर है, तो इस दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे और ये किसकी आएगी? प्लस की आएगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल लेंस की क्या हो जाएगी बताओ? इधर होता है -x, इधर होता है +x। तो प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब इसकी फोकस दूरी कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ध्यान रखना। तो अगर इतना आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आप लोग देख लेना, एक बार लिख लेना इनको। लेंस के बारे में मैंने बता दिया है। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं थोड़ा अपन। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बेसिक है ये, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग अगर लिखोगे समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ये बार बार जब क्वेश्चन बताऊंगा कि मुख्य फोकस, ठीक है, द्वितीय फोकस, वक्रता केंद्र, प्रथम वक्रता केंद्र, जब ऐसे बोलूंगा तो आप लोगों को ये चित्र दिमाग में आ जाना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। मैं पहले कह रहा हूं क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे अगर ये बेसिक वाली थ्योरी आप लोगों को नहीं पता होगी। तो बेसिक वाली थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स इसके अच्छे से बना लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स फिजिक्स में बस यही रूल है कि अगर आप लोगों को बेसिक अगर अच्छे से आता है तो आप लोग कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स में यही रूल है, फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आप लोगों के आसानी से हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं मैंने जो बेसिक बताया है वो आप लोग अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। कल का संडे है, अपनी क्लास भी नहीं होगी तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो पहले पढ़ा है उनके बेसिक्स भी रिवाइज कर लेना आप लोग, क्योंकि फिर जब हम एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन हल करने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना। अब देखो इसके
इसके भी अपने पास प्रतिबिंब निर्माण के दो नियम हैं। प्रतिबिंब निर्माण के नियम किससे? लेंस से। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। देखो चिन्ह परिपाटी सेम वैसे ही काम में लेंगे, चिन्ह परिपाटी में कोई वैसा नहीं है, जो अपन ने चिन्ह परिपाटी पहले बता दी थी वही लेंस में भी काम में लेते हैं। नियम देख लो क्या है। पहला नियम बहुत आसान आसान नियम है इसके, कि मान लो ये लेंस है, उत्तल लेंस ले लिया है मैंने, ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। बताओ इधर एक वक्रता केंद्र बनेगा, देखो मैंने बनाया अभी, इधर एक वक्रता केंद्र बनेगा। इसमें उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस बनाया, उत्तल लेंस में ये प्रथम वक्रता केंद्र होता है, ये प्रथम फोकस होता है, ये द्वितीय वक्रता केंद्र और ये द्वितीय फोकस होता है। तो नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरण, देखो प्रकाश किरण हमेशा -x से आएगी, ये आप लोग ध्यान रखना, प्रकाश किरण हमेशा इधर से ही आएगी। इसमें तो इधर से भी आ सकती है, आर पार निकलना है, लेकिन हम हमेशा इधर से ही बनाएंगे। चिन्ह परिपाटी ही ऐसी है, चिन्ह परिपाटी ऐसी है, तो आप लोगों को हमेशा ऐसे ही बनाना है। बिंब हमेशा -x की ओर ही बनाना है, याद रखना। बिंब हमेशा किधर बनाओगे? -x की ओर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लो प्रकाश किरण जो है वो इधर से आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये इसमें क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद में ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी, और ये किधर से गुजरेगी? ये द्वितीय फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? द्वितीय फोकस से। तो पहला नियम ये है, पहला नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो वो द्वितीय फोकस, जिसे हमने क्या कहा है? मुख्य फोकस का है, तो द्वितीय फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखो गुजरती हुई प्रतीत कैसे होगी? ये किस में होगा? ये इस वाले लेंस में होगा। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। ये मुख्य फोकस हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, सॉरी मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, और इधर वक्रता केंद्र, फोकस फोकस वक्रता केंद्र। देखो बनाओ इसकी तरह। इधर क्या था? ये C2 F2 F1 C1। देखो इसमें भी यही नियम लगाते हैं अपन। ये लो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। क्या कहता है नियम? अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। किधर से जाती है? द्वितीय फोकस से। अब देखो प्रकाश किरण हमेशा इधर से ही आनी है, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, लेकिन ये कहां से गुजरेगी? द्वितीय फोकस। ये लो द्वितीय फोकस तो इधर रह गया, प्रकाश किरण तो लेंस को तो आर पार कर जाएगी ना। अरे लेंस को आर पार कर जाएगी तो फिर लौट के तो आएगी नहीं है, क्योंकि लेंस से परावर्तन नहीं होता, ये ऐसे नहीं बनेगी। फिर कैसे बनाएंगे? ये प्रकाश किरण इधर ही जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी? ये जाएगी देखो इस तरीके से, इस तरीके से जाएगी ये, ठीक है, लेंस से गुजर के इस तरीके से अपवर्तित हो गई। लेकिन अगर मैं इस प्रकाश किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाता हूं, तो ये मुझे द्वितीय फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। किधर से? द्वितीय फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो ध्यान रहेगा स्टूडेंट्स, नियम यही है। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस, जिसे मुख्य फोकस का है, द्वितीय फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई हमें प्रतीत होती है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, अगर प्रकाश किरण प्रथम फोकस से आते हुए आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर। देखो मैं यहां बना देता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, लिख लेना आप लोग। देखो C1 F1, ये हो गया F2 C2। नियम यह है, अगर प्रकाश किरण प्रथम फोकस से आती हुई आपतित होती है, प्रथम फोकस से आती हुई आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। ठीक है, बस यही है नियम। समानांतर आई, फोकस से गुजरेगी, फोकस से आई, समानांतर हो जाएगी, बस इतना सा नियम है। तीसरा नियम क्या है वो भी यही बता देता हूं। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है, कहां से आती है? प्रकाशिक केंद्र से, तो बिना विचलित होते एकदम सीधे के सीधे निकल जाएगी। बस ये तीन नियम है। आया स्टूडेंट्स इतना समझ में? तीसरा नियम क्या है कि अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी, कहां से आएगी? प्रकाशिक केंद्र से, तो एकदम बिना विचलित हुए जैसे आ रही है वैसे के वैसे ही निकल जाएगी। देखो इधर और बनाता हूं मैं। मान लो ये लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया इसका O। मान लो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, ऐसे प्रकाशिक केंद्र पर आई है डायरेक्ट, तो ये एकदम बिना विचलित हुए सीधे के सीधे ही निकल जाएगी। यही नियम है इसका।
ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, नियम सुन लो। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अगर प्रकाश किरण फोकस बिंदु से आ रही है, प्रकाश किरण किधर से आ रही है, फोकस बिंदु से आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। दूसरा नियम। तीसरा नियम, अगर प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो बिना विचलित हुए सीधे की सीधे निकल जाएगी। ये लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के तीन ही नियम हैं, तीनों ध्यान रखोगे तो प्रतिबिंब भी बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये अपनी आज की क्लास थी। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है मंडे को होगी, उसमें हम जो है अपना मेन पोर्शन है वो शुरू कर देंगे। थोड़े लेंस के सूत्र देख लेंगे, उसके बाद में जो सूक्ष्मदर्शी है वो अपन कल पढ़ लेंगे, मतलब मंडे को अपन पढ़ लेंगे। तो आप लोग जो है संडे को इन सब का रिवाइज कर लेना। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना, दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहना। स्टूडेंट्स, दोस्तों में शेयर किया करो, साथ वालों को शेयर किया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप लोगों के फीडबैक मुझे मिलता रहेगा, तो मुझे आप लोगों से जो जुड़ाव है वो हमेशा रहेगा। तो आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग अपने जो भी डाउट्स हैं इनको लेके वो सब बताया करो, सजेशन दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट अपनी जो क्लास है उसमें मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।